हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी पर एक नई शुरुआत, जैसा कि हमने आपसे पहले ही वायदा किया था कि हम हर टॉपिक की वीडियो बनाने के साथ साथ हर कंसेप्ट के साथ साथ आपको कुछ जो फेमस बुक है हमारी, जैसे कि एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एन.सी.ई.आर.टी. इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, प्रोवाइड करेंगे, हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कैसे करने हैं। और तो वो उस चैन को आज हम स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहली बुक लेते हैं सर एस.सी. वर्मा की, जिसकी बुक के बारे में आप सभी लोग जानते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इनके 2 वॉल्यूम हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। जेई और नीट के लिए तो बहुत ही सुपर बुक है ये दोनों। ठीक है, जिसमें आपके प्री और एडवांस दोनों में काम आती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं, अच्छी एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दोनों को करेंगे तो जो कि दोनों अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक, अच्छा कंसेप्ट। और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जो है इनके सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट इनका पीडीएफ बनाकर हम इसमें डाउनलोड भी करेंगे। आप उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी चैन को स्टार्ट करते हुए आज हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका चैप्टर फर्स्ट लेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। हमारा जो एम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 यानी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड जो भी क्वेश्चंस हैं प्लस एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको एस.सी. वर्मा सर की बुक को सोल्व करना है और आपको सक्सेस पानी है इन एग्जामों में, तो सबसे पहले तो सिंपल सा मतलब है कि आपको जो सोल्व एक्सरसाइज है वो करनी है। भाई सोल्व एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी आराम। उसके बाद एक्सरसाइज करें और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करें। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप एस.सी. वर्मा जो बुक है उसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हमेशा कोशिश करते रहेंगे और आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट, चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। और इसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो वीडियो आती जाती हैं, आप उनको देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा अब लेक्चर आने वाला है। ठीक है, लेक्चर वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, बाकी चैन हमारी बनती रहेगी। तो स्टार्ट कर लें आज का लेक्चर। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, सर एस.सी. वर्मा, ए फेमस राइटर इन फिजिक्स। ठीक है, वेरी हेल्पफुल बुक। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स उसकी स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, वॉल्यूम 1 का फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 पहले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं और आफ्टर दैट एक्सरसाइज भी कर लेंगे इसकी। लेकिन आपको कैसे करना है वो मैंने समझा दिया। पहले आप सोल्व क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और बाद में ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे। ठीक है, हम इसको चैन से ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी। तो ऑब्जेक्टिव 1, तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चंस लेने हैं। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चंस में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और वो देखिए ये रहा। ठीक है, तो पहले आपके पास बुक होगी तो आप वहां से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे। बाद में हम रीड करते हैं और इसके हर ऑप्शन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और विद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट आइदर into the list of fundamental quantities in any system of units। ठीक है, in any system of units। तो हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, तो हम सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब कैसे सोल्व करना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं हम पहले। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा लेंथ, मास एंड वेलोसिटी।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से कौन सा सेट ऐसा है कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनमें नहीं आता वो। तो फंडामेंटल आपको क्वांटिटीज पता है कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो यानी फंडामेंटल क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी मिलती है। अब यहां पर देखें तो देखो लेंथ की बात करें तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक क्वांटिटी। मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब आप वेलोसिटी को बोलोगे तो वेलोसिटी आपको लग रहा है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो क्या हमें टाइम एक और नई फंडामेंटल क्वांटिटी मिल रही है वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी से हमारी क्या मिल रही है, एक और फंडामेंटल क्वांटिटी मिल रही है टाइम। तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि यहां पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी और मिल रही है हमें टाइम। सेकंड ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है लेंथ मास, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। यहां पर देखें ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम है, ये तो इसी से बन रही है। क्या अब यहां पर कोई नई क्वांटिटी मिली हमें, फंडामेंटल नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, इससे कोई हमें नई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मिल रही। अगर हम बात करें सी की, तो सी है हमारा मास टाइम एंड वेलोसिटी। तो यहां देखिए दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, और वेलोसिटी को लिखोगे तो फिर हमें मिलेगा लेंथ अपॉन टाइम। क्या हमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी मिल रही है इस वेलोसिटी से, यहां पर हाँ लेंथ मिल रही है, क्योंकि यहां तो मास है, यहाँ टाइम एक लेंथ और मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो सही है। और लास्ट जो डी ऑप्शन है, अगर डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं हम, वो है लेंथ टाइम एंड मास, लेंथ टाइम एंड मास। तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, हाँ ये भी फंडामेंटल है, भाई यहां तो फंडामेंटल ही मिल रही है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, इसका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है, आपको आ गया। ये कैन नॉट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटी, आया समझ में, भाई ये कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये इसी से ये ड्राइव्ड क्वांटिटी बनी हुई है, यहां पर सभी फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन NU। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी और इसका जो रिजल्ट लिखा वो NU समझ रहे हो आप, दिस इज NU, दिस इज ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये। NU का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है, N इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द यूनिट। चलिए जी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, वेयर U is the unit and N is the numerical value if the result is expressed in various unit, ठीक है। तो इसके ऑप्शन लेते हैं, जैसे ऑप्शन ए है आपको N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U, बी ऑप्शन है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, सी ऑप्शन है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ U, एंड द डी ऑप्शन इज N इनवर्सली 1/U, ठीक है। तो इसके देखिए इनका सोल्व, SC वर्मा का सोल्व करने का तरीका यही है कि केवल आपको एक याद नहीं करना है, आपको सब समझने हैं। तो NU पर समझ लेते हैं हम, NU क्या है रियलिटी में। तो NU होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर हम लिखे 10 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर को हम कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में, कर सकते हैं। तो 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा अब आप देखिए आपने क्या किया है,
आपने यूनिट को चेंज करा है। भाई ये कैसी यूनिट थे, ऐसा यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और ये आपकी छोटी यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट है। यानी आपने यूनिट को चेंज करा, यानी यूनिट को जो ऐसा यूनिट है यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करा, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी से बड़ी हुई है। अरे यूनिट को तो हमने कम करा है, ठीक है, यूनिट को छोटा करा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो बड़ी हुई है यहाँ पर। आ रहा है समझ में? तो हमने पढ़ा है कि इसमें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 या फिर nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई ये तो कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब अगर हम लिखें तो n प्रोपोर्शनल 1/u होता है। भाई जितनी यूनिट को हम कम करेंगे उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी यूनिट को कम करेंगे उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है हमें? भाई यूनिट को कम कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, हो ही रहा है यहाँ पर, सही है। तो देखें इसमें से कौन सा है, n को बढ़ाएं u बढ़ेगा, कोई मतलब ही नहीं है। s कैसे बढ़ जाएगा, स्क्वायर से बढ़ेगा, कोई मतलब ही नहीं, u से नहीं बढ़ रहा है, स्क्वायर से कैसे बढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये भी नहीं होगा। हाँ ये पॉसिबल है, भाई यही तो है, यूनिट को डिक्रीज करना है, यूनिट को कम करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, इसको हम कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, सिंपल सा मतलब है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन? चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो ऑब्जेक्टिव 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव 3 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या है ये, पढ़ते हैं इसे। सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ MLT, ठीक है, एक x क्वांटिटी है जिसे हम MLT के टर्म्स में लिख रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। द क्वांटिटी ऑफ मास, तो हमसे पूछ रहा है मास की क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन समझ लें, पहले एक एक करके ऑप्शन समझते हैं सभी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ LTX, हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज कह रहा है ये, ऑलवेज रिप्रेजेंट होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम मास को डायमेंशनली लिखें तो ये हमेशा इस टर्म में आएगा, हमेशा, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज को थोड़ा याद रखना है ध्यान से, फिजिक्स में ऑलवेज और नेवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जरा इसको बाद में समझते हैं। अच्छा बी क्या कहना चाह रहा है, बी कहना चाह रहा है ये कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट ऑफ दी, यानी ये मना कर रहा है, यानी ये कह रहा है एम कैन नॉट, ठीक है, नेवर, नेवर बोल रहा है x l की पावर b और t की पावर c, ठीक है। जरा दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं, b है। अब जरा c की बात कर लेते हैं पहले, c क्या कहता है, c कह रहा है मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कह रहा है मे बी रिप्रेजेंटेड, यानी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो कह रहा है कि a की वैल्यू 0 हो। अगर हम a की वैल्यू यहां 0 कर दें, इसको समझे, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई भाई। अरे किसी की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब यहां से तो m ही गायब हो गया। अब यहां से m गायब हो गया तो मास का फिर डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अरे समझ भाई, a की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या, m किसी की भी वैल्यू 0 हुई तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। इसका मतलब मास यहां से नेगलेक्ट हो गया, हमें मास का तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है इसके टर्म्स में, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब डी को ले लेते हैं, ये कह रहा है ए नेवर, ए कैन मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX इफ ए नॉट इक्वल टू 0। हाँ ये तो पॉसिबिलिटी लग रहा है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, हाँ तब पॉसिबल है भाई, ए की वैल्यू 0 ना हो तो हम लिख सकते हैं भाई एम की वैल्यू बचेगी, तो इसका मतलब ये सही है। अब समझ में आ गया, यहीं से हमें देखिए, अगर ये सही है तो ये कह रहा है ऑलवेज, ऑलवेज तो भाई हो ही नहीं सकता, 0 रख दे तो ये भी खत्म हो गया इससे, ठीक है। और ये कह रहा है नेवर, सेकंड में ऑप्शन में क्या था, कैन नेवर, तो नेवर भी पॉसिबल नहीं है। अरे अगर 0, अगर हम 1 अगर इसकी जगह पर नॉट इक्वल टू रखें तो पॉसिबल है हमारा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है हमारा, ठीक है।
तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आ गया समझ में तुम्हें भाई, एक ही जगह पर जीरो ना हो पॉसिबल है, तो ऑलवेज तो पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास केस है एक। वो कह रहा है कि नेवर, अरे नेवर तो हो ही नहीं सकता, अगर हम एक ही जगह पर कोई ऐसी क्वांटिटी रखें जिसकी वैल्यू जीरो ना हो तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज द आंसर ऑफ डी। तो क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करने हैं आराम से कंसेप्ट, सभी कंसेप्टों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं एक एक करके इसका। फर्स्ट ऑप्शन, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट। क्या कहना चाह रहा है, नेवर हैज ए यूनिट। चेक करते हैं भाई, नेवर हैज ए यूनिट का क्या मतलब है। क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी की कभी यूनिट नहीं होती। जरा एक कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी ले लेते हैं, सपोज करो एंगल ले लें, पढ़ा है हमने, प्लेन एंगल पढ़ा है, दैट इज एल दैट इज आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसकी डायमेंशन एल, इसकी भी एल, तो दैट इज डायमेंशन लेस। लेकिन आपको पता है कि एंगल की तो यूनिट होती है, रेडियन होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो इसकी तो यूनिट है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। चलो बी की बात करते हैं। बी कह रहा है ऑलवेज हैज ए यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट। नहीं, ये भी सही नहीं है। ऑलवेज मैंने तो बताया, और नेवर ऑलवेज तो थोड़ा ध्यान से रखना है आपको। ऑलवेज क्या हमारे पास स्ट्रेन है, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ लेंगे। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अरे इसकी कोई ऑलवेज हैज यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेंथ से लेंथ कट गया, यूनिट खत्म हो गई इसकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये भी। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड की बात कर ले। थर्ड कह रहा है मे हैव ए यूनिट, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। नेवर भी नहीं है, ऑलवेज भी नहीं है, हाँ थर्ड सी सही है, सिंपल है। मे हैव रख सकता है, मे हैव ए यूनिट। और फोर्थ तो फिर है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो खैर तुम्हें बस केवल एक कंफ्यूज करने के लिए दिया था फोर्थ, चौथे का तो कोई वो ही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है, सी सही है। इसमें कौन सा सही है, सी सही है। क्लियर हुआ फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अ यूनिट लेस क्वांटिटी, अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अ यूनिट लेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये कि एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, नेवर हैज ए डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन, उसकी जो डायमेंशन है वो जीरो नॉन जीरो होती है। ठीक है, और क्या कह रहा है, थोड़ा इसके सब ऑप्शन को लिख लेते हैं तभी ये क्लियर होगा थोड़ा सा। ऑलवेज हैज ए, देखिए नेवर और ऑलवेज थोड़ा याद रखना है। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। थर्ड कह रहा है मे हैव, हो सकता है। और फोर्थ है डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट को तो हटा दें। ठीक है, तो मे हैव ए नॉन जीरो। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी अभी पढ़ा है, मे हैव अ नॉन जीरो। तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो कि आपको पता है यूनिट लेस है और उनकी डायमेंशन है।
भाई बहुत सारी क्वांटिटी है, आपको पता है, जिनकी डायमेंशन है, ठीक है। तो देखिए डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है, क्या इनसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। अब यूनिटलेस में मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन अभी पढ़ा है हमने, पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज, ऑलवेज भी पढ़ा है, ऑलवेज होती नहीं, डेल्टा एल एल अभी बताया मैंने तुम्हें। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है, जो यूनिटलेस होती है उनके पास कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन होती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट। आ रहे समझ में भैया, तो है ही नहीं। मे हैव ए, मे हैव का कोई मतलब ही नहीं है, नॉन जीरो डायमेंशन है तो कहां हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑलवेज, ये तो बिल्कुल इसका भी अपोजिट हो गया। अरे जब है ही नहीं तो भाई उसके पास कहां से होगी डायमेंशन, ठीक है, तो है नहीं। तो सिंपल सा फिफ्थ क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन 6, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर ऑप्शन को पढ़ना है बस, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल एससी वर्मा सर की बुक को फटाफट कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसका 6 क्वेश्चन लेते हैं, ये है इसका 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन, ठीक है, लिखा हुआ है तो इसको मैं भी बना लेता हूं यहां पर। dx स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर n और साइन इनवर्स एक्स वाई ए -1, ठीक है। ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ n, आपसे पूछ रहा है बस n की वैल्यू बता दो भाई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछ रहा है भाई, n की वैल्यू निकालनी है मैं तो उसमें से, तो बहुत सिंपल है हमारे पास। देखते हैं पहले ऑप्शन, तो हम चेक कर ही लेंगे इसमें। तो जरा हम इसकी बात कर लें तो ये तो कुछ डायमेंशन लेस है, आपने वैसे भी पढ़ा है। देखिए x क्या है, डिस्टेंस, और a भी डिस्टेंस के टर्म्स में हो गया, तो l बाई एल कैंसिल, तो ये तो पूरा टर्म्स डायमेंशन लेस हो गया। आ गया समझ में, x अपॉन एल यानी l अपॉन एल दैट इज डायमेंशन लेस। अब तो यही बचा एक ही n, तो अगर एक ही n है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती है। dx को l लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में देखिए दैट इज l एंड l, क्या l स्क्वायर हो गया, 2 से तुम्हें कोई टेंशन नहीं, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अरे एल स्क्वायर सिंपल सा मतलब है मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, कहीं नहीं, काट दो से, माइनस माइनस कट गया। मानो 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, आंसर कितना बचा ना, तो सिंपल सा मतलब है मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, तो एल अपॉन रूट एल स्क्वायर दैट इज एल अपॉन एल, यानी दैट इज 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि a की पावर 0 हो तब वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अरे n की वैल्यू 0 होगी जब तो 1 होगी ना भाई, तो n की वैल्यू 0। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो गया, क्योंकि a में 0 है, b में -1 है, c में 1 है एंड d में नॉन ऑफ दीज है, तो कोई परेशानी नहीं, इसका ऑप्शन a सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, जो बिल्कुल क्लियर हो गएंगे आपको, a की वैल्यू 0 दैट इज फर्स्ट सही है। अब लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेकंड, ठीक है। ये थे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, और ऑब्जेक्टिव सेकंड को भी हम इसी लेक्चर में ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेकंड जो है एडवांस के लिए बहुत होते हैं, ये इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही नहीं होता, मे बी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऑल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें सब ऑप्शन को देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव सेकंड में, तो कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए चैप्टर अभी हमारा फर्स्ट चल रहा है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, इसको जरा रीड करते हैं यहां से। द डायमेंशन ml-1 t-2 मे करस्पॉन्ड टू, ठीक है, ml-1 t-2 मे करस्पॉन्ड टू। जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये कह रहा है हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है। तो जरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना ले, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई बताइए, तो W इज इक्वल टू F.S, पढ़ा है आपने। तो फोर्स का क्या होता है mlt-2, और S का क्या होता है L, तो इसका आंसर हो गया ml2t-2, तो ये तो है नहीं,
क्योंकि वो पूछ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका है? तो ए का तो है नहीं। बी की बात कर लेते हैं, बी को जरा चेक कर लेते हैं। बी में दे रखा है आपको लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम तो बहुत आसान है भाई, P इजिकल टू एम बी, एम का एम और एल टी माइनस वन। क्या ये है? नहीं भाई, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सी की बात कर लेते हैं। सी में है प्रेशर, प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो गया, ऊपर ले गए से, तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। हाँ, ये तो मिला एक, ठीक है, इसका मतलब सी तो सही है। डी को भी चेक कर लें पहले, जब ये देखते हैं कितने ऑप्शन सही है हुए। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी तुम्हें पता है, यानी वर्क पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है भाई, एनर्जी को वर्क और पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू निकाला हुआ है, और वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। तो देखिए ये बचा एम, एल क्यूब यानी स्क्वायर कट गया, तो एक एल बच गया, और टी माइनस टू है ही। तो जरा देखें, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब कौन कौन से सही है? इसका मतलब सी और डी ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये है इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको केवल एक करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंटों को पढ़ते हैं एक एक करके, फिर चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, सही बात है। कोई सा भी एक इक्वेशन ले लीजिए हम, चलो सपोज करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसके हम डायमेंशन लिखें बोथ साइड की, तो ये एल हो गया, ये एल टी माइनस वन, ये टी हो गया, हाफ तो आपका डायमेंशन लेस हो गया, इसका हो गया एल टी माइनस टू और इसका टी टू हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू एल प्लस एल। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, ये कह रहा है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट हो सकती है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अब बी की बात कर ले। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। हाँ हो सकती है भाई। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, हाफ को हटा दूं मैं, तो अभी भी डायमेंशनली तो सही है ये भाई, डायमेंशनली तो अब भी सही है। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है, इक्वेशन तो इनकरेक्ट हो गई क्योंकि हाफ आना है यहाँ पर। डायमेंशनली सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। थर्ड की बात करते हैं, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ठीक है, पहले पढ़ लेते से। डायमेंशनली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, नहीं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है भाई, वैसे तो इनकरेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा बी की बात करते हैं, सी की बात कर लें, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन वो मे बी करेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट कैसे हो सकती है? देखते हैं। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ठीक है, यानी अगर हम इसमें से डायमेंशनली इनकरेक्ट कर दें, यानी अगर हम इसमें से टी को गायब कर दें, सी के लिए सपोज करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से टी को गायब कर दें तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई भाई, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट,
और फोर्थ क्या है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है वो तो हमेशा इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन से ऑप्शन सही हो गए आपके। ठीक है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकती भाई, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है, हम इसको टी को हटा दें तो डायमेंशनली करेक्ट कहाँ होगी, नहीं हुई। तो इसका मतलब ए सही हुआ, बी सही हुआ और डी भी सही है भाई, डी भी सही है। डी तो तुम्हें पता ही चल रहा है, डी में कह रहा है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। हाँ, जो इनकरेक्ट है वो तो इनकरेक्ट ही होगी, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है भाई। इसमें से आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं इसमें से डायमेंशनली गलत कर दूं इसे, तो कहां से करेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है करेक्ट। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इसका, तो ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली टर्म्स इन द बेस क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उनको बेस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते हैं। F इजिकल टू एम ए, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F इजिकल टू एम और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं हम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट इज टाइम स्क्वायर। और ये हो गई m, ये हो गई l और वो हो गया t स्क्वायर, तो बिल्कुल हो सकती है। आगे समझ में, तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये तो सही हो गया। चलिए b की बात कर लेते हैं। यहां से b क्या कहता है, b कहता है ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। ठीक है, ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डायमेंशनली टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं कर सकते उसे। जो क्वांटिटी एमएलटी के टर्म्स में, उसे एमएलटी के टर्म्स में ही रखना है, अलग के टर्म्स में हम यूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट पूछ रहा है ये तो। थर्ड कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। हाँ, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है भाई। द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस, यानी जो m है वो m की पावर ही होगी, अदर की पावर नहीं जाएगी। वो m की पावर m p होगी, तो अदर के लिए तो जीरो है वो। एंड द फोर्थ d में कह रहा है आपको द डायमेंशन ऑफ द ड्रिफ्ट क्वांटिटी नेवर जीरो। भाई ड्रिफ्ट क्वांटिटी में कह रहा है कि बेस क्वांटिटी की कभी जीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम बात करें किसकी, एक्सीलरेशन की बात करें, तो ये क्या होता है LT-2, तो क्या इसमें m जीरो है, हाँ इसमें m तो जीरो है। इसको लिख सकते हैं m जीरो LT-2, तो इसका मतलब यहाँ तो जीरो है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए आपके, इसमें ऑप्शन सही हो गए आपके A, B और C। क्लियर है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ ही आप इसको समझते चले जाओगे। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे इस चैन को, डीसी पांडे को भी लेकर आएंगे हम इसी में ही। तो निश्चित है, और मैंने बस यही बोला है कि आप बिल्कुल बस हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित है कि आपको जरूर हेल्प होती रहेगी। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ हमेशा जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट।